मैं हूं सभी से बहुत पहले यानी अनादि, सभी से बहुत बाद यानी अनंत, उस समय, इस समय और हर समय हूं। मैं समय हूं, राह दिखाएंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है, सभी अपने अपने घरों में कैद हैं और ऐसे में हम आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इन दिनों आप अपने घरों में रामायण और महाभारत देख जरूर रहे होंगे। समय, काल, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं और कैसे उनके साथ बदलते हैं हमारे फैसले, ये सब कुछ हमने इन एपिक्स में देखा है। ये टीवी के वो सीरियल रहे हैं जो हमें हमारे पौराणिक, सैद्धांतिक इतिहास से रूबरू कराते रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। और इन सीरियल को देखकर हमें यकीन भी होता है कि हां, महाभारत ऐसी ही हुई होगी, क्योंकि यह इतना जीवंत है। महाभारत को इतिहास के पन्नों से निकालकर टीवी पर उतारने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और खासकर उन सभी कलाकारों को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी अदाकारी ने सभी किरदारों को आम इंसान के जीवन का एक हिस्सा बना दिया, जो जहां होता वहीं ठहर जाता, लेकिन बिना इन सीरियल को देखे वो रह नहीं पाता। तो आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे ही 3 हरफन मौला कलाकार, जिन्होंने पर्दे पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और चौसर के माहिर मामा शकुनी के किरदारों को जीवंत किया। जी हां, हमारे साथ हैं गजेंद्र चौहान जी, प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं और गुफी पेंटल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। और मैं तो जिस साल में पैदा हुआ उसके 3 साल के बाद महाभारत रिलीज हुई सीरियल पर और छोटे पर्दे पर लोगों के घरों तक महाभारत पहुंची 1988 में। तो मेरे लिए तो ये आज बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है कि आप तीनों लोग मेरे सामने इस वक्त जीवंत इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि आज भी वो किरदार मेरे लिए एकदम जी उठे हैं। शुरुआत करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर आपसे। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक बार फिर से 1988 से दोबारा हम देख रहे हैं 2020 में, भले लॉकडाउन की वजह से ही सही, लेकिन घरों तक महाभारत फिर से पहुंच रही है। किस रूप में, ये प्रतिक्रिया आपकी पहले? सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आशीष जी, आपने तो पहले सेंटेंस में हमको हमारी उम्र की याद दिला दी। आपने कहा कि आप 3 साल के थे, तो हमें हमारी उम्र का अंदाजा हो गया। महाभारत जब पहली बार आया था तो हम लोग खुद कलाकार होके इतनी गौर से नहीं देख पाए थे। इसलिए कारण यह था कि हम भी करते थे और महाभारत टेलीकास्ट भी होती थी। लेकिन अब जब दोबारा एक समय आया है कि महाभारत दोबारा से प्रसारित हो रही है, तो अब देखने का और समझने का ज्यादा। और अगर आज कोरोना का जो काल चल रहा है, जो संकट देश में मंडराया हुआ है, इसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनमें महाभारत का एक प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक है। जब विदुर जी ने लाक्षय गृह जाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को यह समझाते हुए कहा था कि वन की आग से कौन सुरक्षित रहता है, तो वन की आग से उन्होंने कहा था कि चूहा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो बिल में होता है। बिल मतलब अपने घर में रहता है। तो आज हमको यही निर्देश, सरकार के आदेश का पालन करना है कि हमको अपने घर में कर्तव्य है कि अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और देशवासियों को बचाएं। और जो भी निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं हम उनका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग है, लक्ष्मण रेखा है, संकल्प है, संयम है, तो ये जो सब निर्देश दिए गए हैं हम उनका जोर शोर से पालन करें, तभी हम अपने आप को इस दुश्मन से बचा पाएंगे। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और हमारे साथ गुफी पेंटल जी खुद हैं। लेकिन प्रवीण कुमार जी पहले आपके पास आएंगे, उसके बाद गुफी पेंटल जी आपके पास आएंगे और आपके पास अंत में इसलिए आएंगे तीसरे नंबर पर, क्योंकि आप इस पूरे किरदारों के पीछे रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आपसे उन पर भी चर्चा करेंगे। प्रवीण कुमार जी, जिनका जिक्र भीम के तौर पर, महाबली के तौर पर होता रहा है, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन 2-2 स्वर्ण पदक आपको मिले एशियन गेम्स में, ओलंपियन रहे आप, हैमर थ्रोवर हैं आप। ये आपकी एक ख्याति और एक ये कि आप एक अभिनेता भी हैं। आज महाभारत एक बार फिर से टीवी पर आ रही है, घर में आप भी देखते होंगे। अपने आप को सामने टीवी पर दोबारा देखकर कैसा लग रहा है?
अच्छा लगा है। मेरा ख्याल 30 साल के बाद दोबारा आई है ये महामारी, और जो 30-35 साल के लोग हैं ना, उन्होंने नहीं देखी थी, उनको नहीं समझ थी, लेकिन अब दोबारा देखने से मेरे ख्याल लोग उनको ज़्यादा खुशी होती देख के। क्या उस वक्त देखते तो ना होती, अब लोगों को ज़्यादा खुशी होती देख के उसको। और हमें भी अच्छा लगा है कि लोगों में कम से कम, जो अभी गजेंद्र जो बोल रहा था कि आप ये देखो कि जो सिस्टम है ना दुनिया का, वो वही आज से 3000 साल पहले भी वही घरों में लड़ाई झगड़ा, आज वही लड़ाई झगड़े हैं, वही चीजें चली आ रही हैं। और अच्छा लगा कि लोगों को कम से कम देखने के बाद कुछ सीखेंगे लोग, इनको कोई समझ आएगी दुनिया की, क्योंकि प्यार से रहो दुनिया में। आजकल तो दुनिया बहुत ही खतरनाक है, डर लगता है, तो प्यार मोहब्बत और जो गवर्नमेंट कहती है। मैं आप की सेहत के बारे में भी हम लोगों को पता है कि कुछ समय पहले सर्जरी भी हुई और उस वजह से भी थोड़ा सा सेहत आपकी, ये ज़रूर प्रार्थना करेंगे हमेशा आप सभी लोग सेहतमंद रहें। लेकिन गुफी पिंडल साहब, अगर आपको आवाज़ सही से मिल पा रही हो, सही से आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी गुफी पिंडल जी? हाँ, आ तो रही है, लेकिन इट्स नॉट वेरी क्लियर। जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी आवाज सही से पहुंचे ताकि हमारी आपकी बातचीत अच्छे से हो सके। इन किरदारों के पीछे आपकी पूरी एक मेहनत रही है। महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर आप रहे, आपका खुद का रोल शकुनी का रहा। तो दो सवाल इसमें कि इन किरदारों के पीछे किस तरीके की ब्रेन स्टॉर्मिंग रही उस वक्त, और आपका जो शकुनी का किरदार था, क्या खुद से आपने सोचा कि आपको शकुनी बनना चाहिए या आपको किसी ने सजेस्ट किया उस वक्त? पहला सवाल क्या था आपका? जी, जिस उसके बाद हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठते थे और फिर डिसाइड करते थे कि कौन सा लड़का या लड़की क्या रोल करेगा, ये क्या रोल नहीं करेगा, तो उस तरह होता था। और जहां तक मेरे रोल का सवाल है, तो मेरा रोल भी लटका हुआ था, क्योंकि मैंने 3-4 कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर के लिए भी छान के रखे हुए थे, लेकिन अंदर से डेफिनेटली दिल करता था कि मैं कैरेक्टर करूं, बड़ा अच्छा है, नमकीन कैरेक्टर है, जरा इसमें काफी शेड्स हैं। तो आज भारत तो कोरोना ने बताया। बिल्कुल वही बात हमारे साथ में धर्मराज युधिष्ठिर खुद मौजूद हैं, गजेंद्र चौहान जी, वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि आज एक जमाने में लॉकडाउन किसकी वजह से हुआ और आज लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है। लेकिन गजेंद्र जी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं जब आप किसी किरदार को इतना जी लेते हैं, 94 एपिसोड उसके, मतलब लगातार वो सीरियल चलता रहा, लोगों के घरों तक पहुंचता रहा, और ये हमेशा कोशिश भी रही है आप लोगों की, जैसा देखकर लगता भी है, कि उसको किस तरीके से जी लें। कितने वर्षों तक लगा कि वो किरदार अभी भी हमारे साथ हैं, भले हम सीरियल पूरा कर चुके हैं, पैकअप हो चुका है, प्रसारित हो चुका है, नहीं, कितने वर्षों तक ये लगता रहा कि अभी भी वही सब चीजें ताजा हो जाती हैं अचानक से? देखिए, उसका बिल्कुल सामने आपके प्रूफ है। आप गजेंद्र के अलावा युधिष्ठिर किसी को सोच नहीं सकते। आप पाजी को नमस्ते, पाजी बैठे हैं, पाजी को मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन प्रवीण पाजी जो है, इसके जैसा हैंडसम, हट्टा कट्टा, और ओलंपिक विनर का हैमर थ्रो में ऐसा आदमी जवान जो भीम करे, ऐसा काम मिलेगा। अब आप भीष्म पितामह को ले लो, भीष्म पितामह एक ही है हिसाब का, और रियल लाइफ में भीष्म पितामह उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अच्छा, और बाकी दुर्योधन, आप कोई भी आप कैरेक्टर में ले लो, आप द्रौपदी ले लो, आप कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो मेरा बीजा, धृतराष्ट्र, ऐसे कैरेक्टर है। लेकिन इसके पीछे एक और है कि हम उनको टाइमिंग साहब ने लिया था, ये 84 से शुरू की थी रिसर्च करना, 84 से प्लानिंग हो रही थी, और 86 के बाद हमने जाके थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया, और काफी टाइम, 4.5 साल किसको कहते हैं, आजकल 4.5 साल नहीं है लोगों के पास कि इतनी रिसर्च करें, इतना काम करें, और बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले, जैसा आपने खुद ही कहा, डॉक्टर राही मासूम रजा, उनका जिक्र भी आपने किया गुफी साहब,
और बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले रहा, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं सीन टू सीन कनेक्ट कर पाए एक सीन को दूसरे सीन के साथ में। कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि कभी कुछ मिसमैच हुआ हो। गजेंद्र चौहान जी, आपके पास आते हैं, जो कैरेक्टर प्ले किया उसके अलावा बहुत सारे किरदार फिल्मों में, सीरियल्स में बहुत कुछ आपका रहा है, फिर भी युधिष्ठिर का किरदार कितने सालों से अभी भी क्या वही तरोताजा, वही फीलिंग देता है आपको? आशीष भाई, ऐसा है कि ये जो महाभारत और रामायण है इस देश की धरोहर है। ये दोनों महाकाव्य है। अगर हम भूलना भी चाहें तो इस देश की जनता भूलने नहीं देती। हमें पल पल याद दिलाती है कि आपने महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था। अब ये इतना अच्छा इसलिए हुआ कि इसमें कई कारण थे, लेकिन मैं अपनी बात कहने से पहले जो कास्टिंग की है, मैं ये बताना चाहता हूं कि पहला चयन जो है वो गूफी जी करते थे। बहुत सारे आर्टिस्टों में से उस किरदार को निकाल के लाना कि वो उसके करीब है इस किरदार के, ये गूफी जी का काम था। और गूफी जी की जो चयन प्रक्रिया थी वो इतनी करेक्ट होती थी कि बाकी लोग जो थे टीम में वो मना नहीं कर पाते थे। तो मैं गूफी जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने जो है उस चयन प्रक्रिया को बड़ी ईमानदारी से निभाया। अब आते हैं अपनी बात पे। ये महाभारत और रामायण हमारे खून में है, भारतीयों के खून में है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हमारी धरोहर है। ये तो बड़ा अच्छा, देखिए कहते हैं कि बोर्न इन डिस्गाइज, मतलब ये ऐसे समय में हमको वरदान मिला है देशवासियों को। दूसरी बात ये, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा बेटा जब महाभारत पहली बार आई थी तो पैदा हुआ था, और आज वो 30 साल का है, वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन मैं अपने साथ बैठा के, अपने परिवार के साथ बैठा के उसको महाभारत दिखाता हूं, क्योंकि महाभारत सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये सीखने की चीज है, अपनाने की चीज है। अब उसको इतना मजा आ रहा है, वो कहता है कि ये तो कमाल बना है। कमाल मतलब एक एक किरदार के विषय में उसको इतनी जानकारी बढ़ चुकी है। ये मैं देश के तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूं, बड़े लोगों से कहना चाहता हूं, पिछली पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगली वाली पीढ़ी को ये सभ्यता और संस्कृति देना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अगली पीढ़ी को ये सौंपें, ये धरोहर सौंपें, क्योंकि हमारी जितनी, अगर आप सनातन मर्यादाएं देखें, और सबसे खुशखबरी की बात है कि रामायण और महाभारत में धर्म नाम जो दिया गया कि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है वहां पे। हम लोग उसको ड्यूटी से जोड़ते हैं कि हमारी जिंदगी में ड्यूटीज क्या है। तो हमको ये अगली पीढ़ी को समझाना है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। तो ये जो महाभारत और रामायण लॉकडाउन के समय वापस आई है, तो मुझे लगता है ये बोर्न इन डिस्गाइज है, और हम अपनी अगली पीढ़ी को ये सौंपे, इस धरोहर को सौंपे। और जिस तरह से सनातन धर्म की बहुत सारी चीजें लौट आई हैं, जैसे नमस्ते लौट आया है, आज आदमी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, नमस्ते कर रहा है एक दूसरे को। सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, विदेशों में भी नमस्ते शुरू पूरा विश्व, हाँ पूरा विश्व। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ घूंघट का प्रचलन हुआ करता था। विशेष तौर पर अगर राजस्थान के गाँव में जाओ, हरियाणा के गाँव, पंजाब में जाओ, तो घूंघट का एक प्रचलन होता था। आज सबको घूंघट पहना दिया है इस कोरोना ने, सबके मास्क लगा दिए हैं। संगठित परिवार होता था, संगठित परिवार बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। आज संगठित परिवार टूट गए हैं क्योंकि शहरों में, लेकिन लोग रियलाइज कर रहे हैं कि उसकी वो कितनी महत्वपूर्ण चीजें होती थी। उसके बाद मैं आऊंगा अंत्येष्टि, जो आखिरी अंत्येष्टि है। कोरोना पेशेंट्स को ज्यादातर को जलाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोरोना जो है वो डेड बॉडी से भी फैल सकता है, वो मरता नहीं है। इसलिए ये जो सनातन धर्म की बहुत सारी चीजें हैं, ये आने वाली पीढ़ी अपना रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, जर्मनी के, मैंने कई अखबारों में पढ़ा, कई मैगजीन्स में पढ़ा कि जर्मनी में कई लोगों ने, जो कपल्स ने शादी की है, वो हिंदू धर्म के इतिहास से, हिसाब से की है। हवन में जब सामग्री डाली जाती है और जब अग्नि के अंदर जो है वो सामग्री वातावरण में जाती है, तो उसको दूषित होने से बचाती है। तो ये सारी चीजें जब लौट रही हैं, जिनको हम भूल चुके थे, ये बड़ी खुशी की बात है कि रामायण और महाभारत के माध्यम से वापस हमारे जीवन में लौट रही है। बिल्कुल, और अडेप्टेशन कई बार हुए, हमने देखा कि इस एपिक के अलावा भी बहुत बार बने, लेकिन कहीं ना कहीं सभी का अपना एक जॉनर हो जाता है, हम किसे क्या पसंद करते हैं। लेकिन कम से कम ये जो है, जैसे हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर विश्व धरोहरें हो जाती हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं जो धरोहर है, ये भी कहीं ना कहीं, ये रामायण और ये महाभारत, ये दोनों कहीं ना कहीं धरोहर के तौर पर, जैसे आपने खुद जिक्र किया, उसी रूप में भी आगे कई वर्षों के बाद जानी जाएंगी। भीम हमारे साथ में खुद लगातार बने हुए हैं। आपने कहा कि एक ऐसे शख्स जो कि ओलंपियन रहे, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, देश का नाम किया है और देश के लिए असली हीरो बने हैं, वो खुद इस समय सामने हैं। भीम का किरदार
प्रवीण कुमार से कितना अलग है? प्रवीण जी आपके पास आ रहे हैं। भीम का किरदार प्रवीण से अलग है पर्सनल लाइफ में, या आप खुद जोड़कर देखते हैं कि नहीं बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे कई दफा ना, जैसे गुफी जी, गजेंद्र जी बाहर जैसे जाओ ना, लोगों को मिलो तो कई लोग मुझे बोलते जी आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं कई दफा दिमाग से सोचता हूँ यार मैंने कोई काम तो मुझे जो जैसे करते करते हैं मैं अपनी रियल लाइफ में वैसा ही हूँ, जो मैं पर्दे के आगे हूँ मैं रियल लाइफ में हूँ। मेरे जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ बाहर आती है। और हम लोग जो मैंने जिन किरदारों को पर्दे पर देखा, और जैसा शुरू में ही कहा था कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन उस सीरीज को देखा, उस वक्त भी देखा और अब भी देखने का मौका मिल रहा है। लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, क्योंकि बिल्कुल वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं, और जल्दी से वापस आकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मैं समय हूं, सभी से बहुत पहले यानी अनादि, सभी से बहुत बाद यानी अनंत, उस समय, इस समय और हर समय हूं। मैं समय हूं, राह दिखाएंगे। जी हाँ, तो एक ऐसे किरदार जो आपको सही राह दिखाएंगे, क्योंकि किरदार उस एपिक, उस महाकाव्य से एक तरीके से जुड़े हुए हैं जिसने आज की प्रासंगिकता को भी लोगों के समक्ष रखा है और सबके घरों में एक अलग संदेश भी दिया है, खासकर इस कोरोना काल में। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर यानी कि गजेंद्र चौहान जी, गुफी पेंडल जी हैं, मामा शकुनी, और हमारे साथ महाबली भीम प्रवीण कुमार जी लगातार बने हुए हैं। गुफी साहब, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है बहुत पुरानी बातें भी आप लोग इसी बहाने आज चूंकि साथ में हैं तो याद कर रहे होंगे। गुफी साहब को शायद आवाज यार आशीष भाई जी, आशीष भाई, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, बिल्कुल नहीं क्लियर, मफल्ड आ रही है। अगर अभी आपको आवाज मिल पा रही हो साफ? नहीं, बहुत ज्यादा गूंज रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा गूंज रही है। कोशिश करेंगे पीसीआर थोड़ा सा देखिए इसको कि कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। बाकी और भी चर्चाएं करते हैं। गजेंद्र जी, आपने कहा कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, आपने जैसे अपने बेटे का भी जिक्र किया कि आज भी उनको बिठाकर आप दिखाते हैं कि देखो कैसे कैसे प्रसंग। पुनीत इस्सर के साथ में आप लोग पूरी सीरीज के बीच में रहे, एक संवाद होता रहा। कई बार हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं कि अलग अलग किरदार शूट कर लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी एडिटिंग होती है। क्या कुछ ऐसे वाकये याद हों जहां पर किरदार आपने अपना प्ले कर लिया और किसी का कभी प्ले हो गया या उनका शूट हो गया, बाद में जब एडिट होकर आया तब आपको लगा कि ये तो कन्वर्सेशन इतना बढ़िया हो गया? कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, महाभारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। महाभारत की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जिसकी शूटिंग नहीं होती थी वो कलाकार भी जो है सेट पे उपस्थित रहता था। वो देखता था कि आज क्या शूटिंग हो रही है। हम लोगों क्योंकि हमने सुबह शाम दोपहर रात जो गुजारा, इसलिए नहीं आए कि महाभारत आत्मा से बनता है। जब तक आत्मा नहीं होगी, मैंने उन धारावाहिकों में देखा है, टेक्निकल बहुत अच्छा है, कंप्यूटर वर्क बहुत अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छे हैं, ड्रेसिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेखनी में दम नहीं है। जब सिनेमा जो होता है,
अगर आपको याद होगा, मैं रात को शाम को जाया करता था राही साहब से डायलॉग्स लेने, तो वो अपने सोफे पे नीचे कारपेट पे बैठा करते थे तकिया लगा के, और बड़े मजे से वो लिखते थे। और उस लिखावट में फिर एक दिन बातों बातों में मुझे बोलने लगे कि सरदार, दिस महाभारत इज सो हैवी ऑन मी कि ये मेरा खून चूस रही है। पता कैसे? क्योंकि मैं हर किरदार जब लिखता हूँ तो अपना खून देता हूँ, मैं हर किरदार को जीता हूँ और उसके साथ मरता भी हूँ। तो मैं पता नहीं कितना जिंदा रहूंगा, लेकिन ये और सही बात भी है कि उसके बाद वो ज्यादा देर नहीं, और वो जीते थे। मतलब अगर उन्होंने शकुनी करना है तो शकुनी, उसके बाद पलटी होके उसके विपरीत, अगर उन्होंने भीष्म करना है तो भीष्म बनते थे, अगर कुंती बनना है, युधिष्ठिर बनना है, दुर्योधन, तो इतने विपरीत कैरेक्टर्स को उन्होंने एक साथ में जिया है। तो वो आदमी कितना जबरदस्त अपना खून निचोड़ता होगा, वो मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है जी। शाम को। और वो पूरी रात मेहनत करते थे, सुबह 5-6 बजे 7 बजे वो सोते थे, पूरी रात लिखते। और उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा होता था गोफी जी, डॉक्टर राही मासूम रजा की मेज से। यस नहीं, और उस मेज का जिक्र भी किया, उस मेज का भी जिक्र किया, और सभी के लिए वो किस तरीके से आज देखे जाने भी जा रहे हैं। और ये आपने जैसा कहा खुद कि लेखनी जो है वो आपको हमेशा खास बनाती है, और शायद उनकी लेखनी का ही ये असर है कि आज उनकी चर्चा यहां कर रहे हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी, बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब आप बताइए जमाने की मेकिंग में और अभी की मेकिंग में क्या फर्क है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आजकल के जमाने में जो है, लोगों को हर दिन सर्व करना पड़ता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। यंगस्टर्स हैं, ठीक है, ये बहुत बेचारे सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग एवरीथिंग, और इनके पास काफी फैसिलिटीज भी हैं जो हमारे जमाने में नहीं हुआ करती। लेकिन इनको फास्ट फूड देना पड़ता है। हमारे जमाने में ये माँ का बनाया हुआ खाना था हफ्ते में एक बार, और आपको भरपूर खिलाती थी माँ, आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के। ये प्रॉब्लम है आजकल, और उसमें आजकल बेचारों को टाइम नहीं मिलता, और कोई बात नहीं। बिल्कुल, इसने कहीं ना कहीं, इस एपिक ने धर्म के बंधन को तोड़ा है। और कैसा भी, अभी जैसे गजेंद्र जी आपने खुद कहा, धर्म का मतलब हमारे लिए सिर्फ कर्तव्य है, और कर्तव्य को कैसे निभाना है, उसका पालन क्या करना, यही महाभारत और हमारे रामायण ने हमें दिखाया है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने महाभारत को सही तरीके से पिरो दिया लेखनी में, वो खुद मुस्लिम हैं। सहदेव के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे किरदार रहे जो अपने धर्म से अलग, अगर उनको हम जाति आधारित या धर्म आधारित बांटते भी हैं सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं, तो शायद उस बंधन को भी तोड़ दिया इस पूरे तरीके से इस एपिक ने। बिल्कुल नहीं, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे तो फिर राष्ट्र की कौन सोचेगा। आज समय है राष्ट्र के विषय में सोचने का। आज एक ऐसा दुश्मन खड़ा हुआ है जिसमें हमको सबको इकट्ठा होकर उससे लड़ना है। जैसे कि महाभारत में कहा गया है कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन जब कोई तीसरा उनसे लड़ने आता था तो वो 100 और 5 नहीं 105 होते थे। तो आज हमको 105 होकर लड़ना है। इस देश में हमको सोचना ही नहीं है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारा धर्म क्या, और धर्म है हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। हमारा कर्तव्य है आज उस ऐसे दुश्मन से लड़ना जिसके लिए सरकार भी जी जान लगा रही है, राज्य सरकारें भी जी जान लगा रही हैं, और हम एक नागरिक होने के नाते हम भी अपना पूरा जी जान लगाएं, उन निर्देशों का पालन करें, उन बातों का पालन करें जो सरकार हमसे चाहती है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें तकलीफों का काम भी है। मैं ये नहीं मानता कि सारी सबको सुविधाएं हैं, मजदूरों की अपनी प्रॉब्लम है, किसानों की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन आज सबसे पहले कहा जाता है कि जान है तो जहान है, जान होगा तो जहान होगा। आज विषय आ गया कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें चाहिए तो हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा और उन निर्देशों का पालन करना ही होगा। जाहिर, और जहान की बात भी चल रही है। पूरा जहां इस वक्त जिस एक कोरोना की वजह से परेशान हो, उसमें यही कहा जा रहा है कि सुरक्षित रहिए, और सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप संक्रमण से दूर रहेंगे, और संक्रमण से भी दूर तभी रहेंगे जब घर में रहेंगे। हमारे साथ खुद लगातार बात सीधी सादी है जी। अगर देशवासी है तो देश है, अगर देशवासी नहीं रहेंगे तो देश क्या चलाना, किसने चलाना और किसके ऊपर चलाना। तो बात यह है कि पहली दफा हमको ये सिखाया जाता है
और इससे पहले कभी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा जाता था कि सारे इकट्ठे मिल जाओ और अटैक करो। अभी कहा जाता है नहीं, डर के रहो, डर के रहो। ये ऐसा पैमान है कि ये बिना इनविटेशन के घर पे नहीं घुसता, और अगर घुस जाता है तो आपको लेकर साथ में जाता है, और जब लेकर जाता है तो आपकी अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं करने देता। ये ऐसा डर के रहना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा डर कभी कभी जरूरी होता है। अगर अपने आप को सुरक्षित आप रखना चाहें तो थोड़ा सा डर भी जरूरी है। प्रवीण कुमार जी, आपके पास आते हैं। अब चूंकि आप तीनों लोग इस वक्त मौजूद हैं और तीनों लोगों के बहुत सारे संवाद हम लोग सुनते हैं और बड़े जीवंत होते हैं, तो पहले मैं चाहूंगा प्रवीण जी आपके पास आते हैं। इतने सारे संवाद में कुछ ऐसी बातें जो हमेशा जबान पे रहती हैं और जो लगता हो कि आज भी मौका मिले तो वो संवाद जरूर सुनाना चाहूंगा मैं, भीम के उस किरदार का। ये तो है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी गुफी जी भी बोल रहे थे, गजेंद्र भी बोल रहा था। हम जब बाहर किसी मिलो ना, फॉरेन कंट्री में किसी को, तो उनको पूछो वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो ये नहीं कहता कि मैं इंडियन हूँ, आई एम फ्रॉम फलाना, आई एम फ्रॉम फलानी स्टेट। तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ यार, इंसान सबसे जरूरी है इंसान बनना। इंसान कोई नहीं सोचता। इंसान बनोगे तो सच बोलोगे, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। इन चीजों को हमारे लिए ये चीजें माने नहीं रखती कोई चीज। रहा संवाद, तो मेरा ख्याल है कि आज भी अगर हम जी रहे हैं जिंदा, तो महाभारत की कई ऐसे बातें हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हम लोग लंदन गए, इंग्लैंड गए, महाभारत की टीम पूरी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो थी ना वो लैंड की, तो बाकी तो सारे जो हैं वो मूछे दाढ़ी गेटअप होता था, तो मैं बगैर गेटअप के होता था। तो एक अपनी बुढ़ी लेडी थी पंजाबी अपनी, वो मेरे पास आके बोल दिया, पहले उसे लेफ्ट राइट देखा तो मुझे बाद में पूछ दिया, पुत तू भीम आ? मैं कहा हाँ माँ भीम नहीं मैं, पर मैंने भीम का। तो कोई डायलॉग हो जाए जो याद रहता हो, अचानक जहन में आ जाता हो। डायलॉग हो जाए, एक तो इतना बोल दिया वो घिस गया मेरा ख्याल डायलॉग, लेकिन मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ प्लीज। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है और ना ही कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं, जब तक इस दुशासन के साथ चीज कर इसका लहू नहीं पीऊंगा, अपने पूर्वजों को उसका मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ कोरोना का कर दोगे, इसको मारना है, इसका ही लहू पीना है। बिल्कुल। और ये देखिए फिर से वो मेरे लेकिन पंगा क्या है कि दुश्मन बहुत छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना सूक्ष्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको दुश्मन दिख रहा है तब तो लड़ाई लड़ लेंगे। दुश्मन दिख ही नहीं रहा, अदृश्य दुश्मन है, अदृश्य ताकत है, नेगेटिव ताकत, जिससे हमें लड़ना है। तो लड़ने के तरीके जरूर बताए जा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मैं आपको ना थोड़ी सी आज का अनिल जी, मैं एक बता, 2 साल से जी मैं टीवी न्यूज़पेपर जो पाप हो रहा था ना, जो पाप हो रहा था टीवी पे, रोज अखबार खेलो तो अखबार को खोलो, न्यूज़पेपर को तो पूरी मर्डर रेप ये वो टीवी यही बातें। तो मैं सोचना कि ये दुनिया कितनी देर और चलेगी, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है, दुनिया का पाप बढ़ रहा है, जैसे ये दुनिया लंबी नहीं चलेगी। लेकिन अभी ये आप यकीन करना कि अगर अभी भी दुनिया ना अपने आप को सुधरी, ठीक किया अपने आप को, अपने इंसान ना बढ़े, तो ये दुनिया लंबी देर नहीं चलेगी। अभी तो चलो ये ठीक हो जाएगा काम अपना कोरोना का। बिल्कुल इंसान बन जाए, हम अच्छे इंसान बन जाए, उसमें देश का भी भला, सबका भला है। लेकिन हम कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई फलाना, लेकिन हम इंसान नहीं बनते। बिल्कुल, कौरवों में तो हठ धर्मिता थी, लेकिन कोरोना में तो ये भी पता नहीं चलता कि उसके हठ धर्मिता क्या है। ये तो बस मारने पर उतारू है, आमादा है। लेकिन गजेंद्र जी आपके पास आते हैं। जैसे हमने सुना, और मेरे तो गूज बम्स आ रहे थे कि वाकई में मैं सुन रहा हूं उनको लाइवली। मैं चाहूंगा कि एक डायलॉग, जो प्रसंग सबसे ज्यादा आपके जहन में आता हो, वो दर्शकों के लिए प्लीज।
हेलो, क्या? गजेंद्र चौहान जी आपके पास आ रहे हैं। गुफी साहब आएंगे आपके पास, आपको आवाज मिल रही होगी। गजेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। एक डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सुनाएं। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? ऐसा है, अलग अलग रिश्तों को लेकर महाभारत में संवाद है। मैं छोटे छोटे कई सुनाता हूं आपको जी। पहला तो भाइयों के बीच में, जो भाइयों के लिए कहा गया है कि भाइयों के बीच में स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाइयों के आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा पे, जहां द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा था कि तुमने किससे शिक्षा प्राप्त की, तो गुरु ने कहा था कि शिक्षा दी जाती है, शिक्षा ली नहीं जाती, और तुमने शिक्षा लेने की चेष्टा की है, इसलिए तुमने बिना गुरु दक्षिणा की शिक्षा ली है, इसलिए तुम्हें मुझे अपना अंगूठा देना होगा। तीसरा, मैं आपको सुनाता हूं राजनीति के ऊपर। हर विषय पे महाभारत में संवाद है। बहुत खूबसूरत डायलॉग है और ये कंटेम्परेरी है, आज भी लागू होता है। जब जब देश में राजनीति डगमगाएगी, तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। और एक अंत में छोटा सा सुनाता हूं, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने पांचाली को, जब वो वनवास जा रहे थे, उस समय समझाते हुए अपने चारों भाई और पांचाली को कहा था। और ये रामायण से कनेक्टेड संवाद है एक्चुअली, आप सुनिए जरा। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या सीता जी स्वयं नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उससे ना तुम रोक सकती है न मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती है, ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहां से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली। चलो। वाकई में ये सुनना मेरे लिए बहुत खास है। गुफी साहब, आपको आवाज अब मिल पा रही हो? अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज आ रही होगी। जी जी। तो देखिए, हमने भीम को भी सुन लिया, धर्मराज युधिष्ठिर को भी सुन लिया। मामा शकुनी का वो षड्यंत्र जो कहीं ना कहीं भांजे के लिए उनका प्रेम था, इसीलिए शायद वो चाहते थे कि सत्ता मिल जाए। बहुत सारे डायलॉग्स याद होंगे आपको, बहुत सारे आज भी। एक मैं वो सुनाता हूँ जो डॉक्टर साहब ने लिखा था। जी प्लीज। इसके अंतर्मन की पीड़ा के ये क्यों, तो ये बताता है, एक दिन अपने भांजे के साथ बैठा हुआ है और बता रहा है कि भांजे दुर्योधन, तुम सदैव ये पूछा करते थे कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, तो आज सुनो, मैं बताता हूं। वो बहुत अच्छे दिन थे जब मैं गांधार में था। मेरे पिताश्री गांधार नरेश और मेरी बहन गांधारी बहुत ही शांति से जीवन व्यतीत हो रहा था कि एक दिन अचानक तुम्हारे पिता ने गंगा पुत्र भीष्म वहां आए, और जब उन्होंने मेरी प्रिय बहन गांधारी का हाथ महाराज धृतराष्ट्र के लिए मांगा, तो मैं क्रोध से भड़क उठा और चिल्ला पड़ा, नहीं गंगा पुत्र नहीं, ये तुमने क्या कह दिया? अरे ये कहकर तुमने ना केवल मेरा अपितु गांधार का अपमान किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मेरी प्रिय बहन गांधारी का हाथ तुम्हें उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों सूझा? महाराज धृतराष्ट्र के लिए क्यों नहीं सूझा? मेरी बहन के जीवन में उसका चंद्रमा उदय हुआ तो क्या, और नहीं हुआ तो क्या? उसका जीवन तो सदैव अंधकार में ही डूबा रहेगा ना गंगा पुत्र। मैं जब जब राजभवन जाऊंगा और अपनी कमल नयनी बहन को देखूंगा, तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगेगा गंगा पुत्र, खरोंचने लगेगा। तो मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलकर राख जाऊंगा। इसी प्रतिशोध की अग्नि से मैं तुम्हारे हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा कुरुवंश का, सर्वनाश कर दूंगा सबका सर्वनाश। तो ये था। चलिए बिल्कुल। और
एकदम ऐसा लगा कि खो गया, मैं तो खो गया, और आपके जो साथी हैं मुझे लगता है वो भी खो गए होंगे। लेकिन चूंकि बहुत वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि चर्चा को आगे बढ़ा पाएं, मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन एक संदेश चाहेंगे कि आप तीनों, पहले मैं चाहूंगा गुफी पेंडल साहब, आप कोई संदेश इस देश को दें, यहां के लोगों को दें कि कम से कम लॉकडाउन में पालन करें, और नहीं करेंगे तो कितना खतरनाक। कोरोना बहुत बुरा है, इससे बच के रहो, अपने परिवार को भी बचाओ, और प्लीज अपने परिवार का संरक्षक बनो, भक्षक नहीं बनो, और युधिष्ठिर की तरह कभी अपनी पत्नी को दांव पे मत लगाओ, भाइयों को दांव पे मत लगाओ, भांजो कभी सफल। इसीलिए कहा गया है मामा को अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भी गवाह है इतिहास की मामा भांजे की जोड़ियां हिट हुई हैं हमेशा। भीम के पास चलते हैं। प्रवीण जी, आपका संदेश क्या है देश के लिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 महीने के लिए आपको अंदर बैठना पड़ता है ना, और उसके लिए आप हमारा देश बच जाता है, तो कोई ये सौदा कोई महंगा नहीं है आपको। और थोड़ा सा कोई हमारे मोदी जी को मैं देखा हाथ जोड़ते, यार आपके प्रधानमंत्री हमारा हाथ जोड़ता है, तो आप कुछ तो सोचो, इनका कोई हमारे देश का फायदा है इसमें। आज क्या कोई लाइफ थोड़ा 1 महीने से आप देखो, कोई लाइफ थोड़ा अंदर बैठे, सुबह उठो, नहा लो और बैठ जाओ। एक डार्क गया लाइफ में ये महीना। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वही कौम सरवाइव करती है जिसमें डिसिप्लिन है, जो अपने कौम का सोचती है, अपने देश का सोचते हैं। इसलिए ये जो वायरल है, अगर ये तब ही मरेगा अगर हमारे में डिसिप्लिन होगा, हम अपने घर में अंदर आएंगे तो ये बाहर जाएगा। जब घर खाली होता है ना, तो दुश्मन चोरी उस वक्त करता है, भरे घर में कभी चोर बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा आप तकलीफ ले लो, बेशक तकलीफ हो जाए आपको, आप अंदर बैठो और इसको खत्म करो। ये लड़ाई जो है ना, कोई अच्छी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जिंदगी में अगर मौका मिला। ये छोटी ये लड़ाई जो नजर ही नहीं आता, उसके साथ क्या लड़े उसके साथ। बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि ये अगर थोड़ी सी खुल मिली है ना, तो मार्केट को, सब्जी मार्केट को मैं देखता हूँ टीवी में दिखाते, ऐसे भागते हैं जैसे जानवर भाग रहे हैं। कुछ डिसिप्लिन। बिल्कुल। और आपने एक बात और कही, आपको मैं बताता हूँ कि मैंने जब जी आपने एक बात और कही, स्पोर्ट्स में ना जो कंट्री में देखा है, जर्मनी, जापान, जो कंट्री लड़ी बर्बाद होगी, वही दुनिया में नंबर 1 आज टॉप पे है। जिस कौम में डिसिप्लिन नहीं, कंट्री में डिसिप्लिन नहीं, वो कभी नहीं आगे बढ़ती। इसलिए एक मुट्ठी बन के बिल्कुल कोरोना को, बिल्कुल एक ही कौम को बचाना है, और उस कौम का नाम है इंसान, मुझे लगता है। और इसी बात से मैं चाहूंगा कि आप भी कंक्लूड करें गजेंद्र जी अपनी बातों को। जी राजस्थान के तमाम दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि ये जो युद्ध हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये महाभारत के युद्ध से भी बहुत बड़ा है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में खत्म हो गया था, या 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हुआ और उसके बाद 8-9 दिन हो गए। तो आप समझ सकते हैं लड़ाई कितनी बड़ी है। इसको लड़ने के लिए हम सबको एक साथ होना होगा। जो भी निर्देश हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, समाज को सुरक्षित रख पाएंगे, और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। कृपया करके स्टे एट होम, स्टे एट होम, स्टे एट होम, घर में। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका, गुफी पेंडल साहब आपका, और प्रवीण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से बात करने के लिए, और जी मीडिया से बात करते हुए संदेश भी देने के लिए। निश्चित रूप से ये तमाम बातें, ये तमाम संदेश, ये तमाम प्रसंग जिनका भी आपने यहां पर जिक्र किया है, वो लोगों तक पहुंचे हैं, और लोगों के लिए ये तमाम बातें कारगर सिद्ध भी होंगी, क्योंकि इसमें एक मैसेज है। खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।